तेलंगाना की सरजमी पर महेश बैंक एक विरासत का नाम है, एक समृद्ध विरासत जिसको समाज सेवी जन मिलकर के और बुद्धिजीवी मिलकर के आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। अब आज इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाओं के बाजार गर्म हैं क्योंकि बैंक कुछ वक्त पहले बहुत ज़्यादा चर्चाओं में था और इस वक्त बैंक के इलेक्शंस हैं जिनकी सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी हैं और उसमें फाउंडर पैनल की ओर से बहुत ही बुलंद प्रत्याशियों को उतारा गया है, जिनमें से एक प्रत्याशी हैं आनंद सोनी जो हमारे साथ में हैं। नमस्कार। आनंद जी, हमारे इस शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। आनंद जी, आपके अपोजिट जो पैनल है वो पिछले 2 दशकों से इस पे काबिज है और उनका आधिपत्य एक तरीके से कायम इसके ऊपर हो चुका था। उस पैनल से, वो स्ट्रॉन्ग पैनल हुआ करता था, उससे आप लड़ने के लिए उतरे हैं। तो आपके पास में वो कौन सी ताकत है जिसके दम पर आप सोच रहे हैं कि आप इसमें ज़रूर फतेह हासिल कर लें? ताकत हमारे समाज की है, हमारे शेयर होल्डर्स की है, जो शायद अगर कुछ लोगों ने इलेक्शन देखा है। मैं वैसे तो महेश बैंक का इलेक्शन 2010 से फॉलो कर रहा हूँ। तो 2010 का इलेक्शन जब हुआ था, जब संस्थापक पैनल के और प्रत्याशी और फाउंडर पैनल के दोनों प्रत्याशियों के बीच में काफ़ी कड़ा मुकाबला था और कई लोग जानते हैं कि 2010 के इलेक्शन में क्या गड़बड़ियाँ हुई थी, क्या था, उसका रिजल्ट कैसे निकला। 15 में से 14 सीट वो लोग जीते और एक सीट जो एकमात्र सीट जीते थे वो हमारे चेयरमैन प्रत्याशी कैलाश नारायण जी भांगड़िया जीते थे। उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी। खैर मैं उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि जो लोगों ने वहाँ पे सामने ठहर के देखा है वो अच्छे से जानते हैं। वो सब देखते हुए 2015 में जो 2010 का माहौल दिखा था, वो सब देखते हुए 2015 में ऑपोजिशन नाम की कोई चीज़ आई नहीं थी क्योंकि इतनी गंदगी देखी थी 2010 में। वो देखते हुए 2015 में कोई ऑपोजिशन आया ही नहीं था। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 2-4 लोग मेहनत किए थे, जैसे श्याम बियानी थे, ओम प्रकाश जी मोदानी थे। ऐसे 3-4 लोगों ने काफ़ी अच्छी कोशिश की फाइट देने की, पर वो वन साइडेड पैनल जीत चुका था। तो आज तक संस्थापक पैनल को 2015-20 तक ऑपोजिशन नाम की कोई चीज़ मिली नहीं थी। 2020 में भगवती जी ने एक हिम्मत दी और अपना एक फाउंडर पैनल वापस खड़ा किया और आप देखेंगे 2020 के जो इलेक्शन के अंदर 15 में से 5 सीटें हमने जीती है, 10 सीटें उन्होंने जीती है और 10 में से भी हमने 3 जो उनकी 3 सीटें जो हमने हारी है, तब जो जीती है संस्थापक ने, काफ़ी कम मार्जिन से जीती थी, 2 वोट, 17 वोट या 40 वोट या 60 वोट से। उसके भी बहुत कुछ कारण थे वो टाइम पे, जब मैं भी वो इलेक्शन में था वहाँ पे काफ़ी जगह पे। तो जो जिस पोल बूथ पे बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, जहाँ पे उनको जल्दी सेवाएँ मिलनी चाहिए थी, वहाँ पे 1500-1500 लोगों का एक-एक बूथ पे एंट्री हो गई थी। तो काफ़ी लोग मेरे सामने निकल के चले गए थे जो बुलिंग नहीं हो पाई थी और सभी सारे फाउंडर्स के सपोर्टर्स थे। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो संस्थापक तो 2010 में भी हार सकती थी और नए लोग आ भी सकते थे। ये तो आरबीआई की मेहरबानी है अभी कि अगस्त के अंदर उन्होंने एक नया रूल लाया कि 2 टर्म के बाद कोई भी डायरेक्टर कैंडिडेट वापस नहीं आ सकता। तब जाके समाज को अब की बार पहली बार 20 सालों में नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। वरना अगर वो चीज़ नहीं आती, आरबीआई की नया रूल नहीं रहता, अगर अगस्त में वो नहीं आता, तो आज फिर वही पुराने चेहरे, वही पुराना लीडर और वही पुराने चेहरों के साथ टीमें खड़ी होती और वही चीज़ माहौल देखने को मिलता। हम नए लोगों को, यंगस्टर्स को कभी मौका मिलता ही नहीं वहाँ पे कभी। आनंद जी, एक आरोप जैसे कि आपने भी लगाया कि 2010 के अंदर भी ऐसा हुआ और 2020 के अंदर भी एक बड़ा मामला सामने आया था बेनामी शेयर होल्डर्स का, जिसको लेकर के बाकायदा बाद में आरबीआई ने एक बिल्कुल क्लियर भी कर दिया कि, और क्लियर क्या कर दिया, बैंक के ऊपर बाकायदा एक पेनल्टी इम्पोज की उन्होंने कि इतने सारे बेनामी शेयर होल्डर्स हैं जो सामने आ चुके हैं। उस वक्त आपके पैनल ने भी आरोप लगाया था, फाउंडर पैनल ने, तो उसके अंदर बेनामी लोग भी वोट डालने के लिए पहुंचे। तो ये क्या मामला है और इससे किस तरीके की, एक तरीके से कहूँ कि गड़बड़ी की आशंका देखी है? नहीं, बेनामी शेयर होल्डर्स पहले तो हमको डिटेल में चेक करना होगा कि ये शेयर होल्डर्स बने कैसे, कहाँ से आए, क्योंकि जनरली आप पहले तो आपको बैंक को समझना होगा। कोऑपरेटिव बैंक क्यों बनता है? कोऑपरेटिव बैंक, आज बैंक में ऑल इंडिया में अपने पास पीएसयू बैंक है, नेशनलाइज बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक का मेन रीज़न यही होता है कि एक समाज के लिए बनती है। कोऑपरेटिव बैंक का उद्देश्य होता है समाज के लिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बनता है, तो उस कम्युनिटी की सेवा के लिए बनता है। पर आप देखेंगे 2002 में 50%, 55% के ऊपर शेयर होल्डिंग था। धीरे 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 2020 आते आते वो शेयर होल्डिंग लगी करीब करीब 30% के आसपास। तो वो बचे हुए सब बेनामी शेयर होल्डर्स क्यों हो गया? क्योंकि 15 साल में वो लोग अपनी वोट बैंक बना रहे थे। वही बेनामी शेयर होल्डर्स थे जो उनकी वोट बैंक बन रही थी, और धीरे धीरे जो अपने समाज के लोग जो बनना था वो धीरे धीरे कट होते गए। अगर अपने शेयर होल्डर्स रहते आज 50, 55, 55%, 60% जो भी रहता था, तो आज रिजल्ट्स कुछ और होते थे, कई लोगों को मौका मिलता था। तो रीज़न वही था उसका। अच्छा, इसी दौरान इन बिटवीन जो टाइम था उसके अंदर देखने को मिला कि 4,000 करोड़
का टर्नओवर बैंक अचीव कर लेता है, उससे ज़्यादा का अचीव कर लेता है। लेकिन अब उसके अंदर डाउनफॉल इस दौरान अचानक से देखने को मिलता है। लेकिन इसी दौरान एक और काम होता है कि प्रॉफ़िट जो है वो विदिन 2 ईयर्स में जब हाई कोर्ट का इसके ऊपर ऑफ़िसर अपॉइंट होता है, देन अचानक से जो प्रॉफ़िट है वो ज़रूर इंक्रीज़ होता है इसके। 2 साल में प्रॉफिट की बात कर रहे हैं जी, जी। आप। जी। देखो 4000 साढ़े 4000 करोड़ या 2600 करोड़ ये मायने मेरे लिए इतना कोई फिगर मैं एज ए यंगस्टर्स और एज ए बिजनेसमैन मैं बताता हूँ 4000 5000 करोड़ आपने टर्नओवर कर लिया पर टेक्नोलॉजी के नाम पे आप कहाँ रह गए। टेक्नोलॉजी तो आपकी पूरी वीक रह गई। उसकी वजह से 2022 या 23 में समथिंग ऐसा कुछ डेट के अपने पास कुछ बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था। या उसकी वजह से बैंक पे काफ़ी बड़ी पेनल्टी भी लगी और पेनल्टी की वजह से अपना ग्रोथ भी रुक गया। तो टर्नओवर मेरे लिए मायने नहीं रखता क्योंकि ये सामाजिक संस्था है। मेरे लिए सेवा बहुत बड़ी मायने रखती है कि आप अपने कस्टमर्स को कितनी अच्छी सर्विस दे सकते हैं, वो सबसे बड़े मायने रखता है। नहीं अगर आ रहे हैं तो हमारा टारगेट ही वो होगा कि हम टेक्नोलॉजी पे ही फोकस करेंगे, अपने कस्टमर्स को अच्छे से अच्छी सर्विस देने का हमारा टारगेट होगा, जो महेश बैंक आज की तारीख में सबसे पीछे चल रहा है इस मामले में। तो अदर कोऑपरेटिव बैंक्स को आप देखो और टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे, 2020 में भी वो हमसे आगे थे, आज और कहीं आगे चले गए। हम लोग सिर्फ टर्नओवर की बात कर रहे हैं, कोई भी आदमी आज टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा है, नई चीज़ें लाने की बात नहीं कर रहा है या कस्टमर्स को क्या सर्विस चाहिए उसकी बात नहीं कर रहा। हम लोग जो आए हैं हमसे वही बात करने आए हैं। जी। आपकी मैं स्पेशली बात कर लूँ तो आप जिस ग्रुप जो एएस ग्रुप आपका है, उसको आपने पिछले 2003 में स्टार्ट किया और उसके बाद में आज वो बुलंदियों पे है। बहुत सारी कंपनियाँ आपने उसके अंदर और आपकी जो ब्रांचेज़ हैं वो भी काफ़ी फैली हुई हैं। और इस दौरान आप युवाओं को स्पेशली साथ लेकर के चलते हैं। तो आपने जो ग्रोथ अचीव की है, सबसे पहले मैं इस चीज़ पे फ़ोकस करूँगा कि आखिर वो ग्रोथ के बारे में हमें आप बताएँ? ग्रोथ अचीव करने का सबसे बड़ा रहा मेरी टीम, क्योंकि आप कोई भी काम बड़ा काम करना हो तो आप बगैर टीम के नहीं कर पाएंगे। तो मैंने धीरे धीरे अपनी टीम बनाई है। आज मेरे 12 ब्रांचेस हैं, मेरे 12 पार्टनर्स हैं और कई लोगों ने मुझसे ट्रेनिंग लेके अपने अपने काम शुरू किए हैं। राजस्थान, गुजरात, अपना वहाँ पे मेरे पास काफ़ी लोग ट्रेनिंग लेके अपना खुद का बिजनेस किए। तो मैं टीम वर्क में बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ और हर एक को अपना मौका देता हूँ कि हर एक को तो भाई अपने लेवल पे और कुछ ना कुछ अच्छा करे और सबको फ्री हैंड देता हूँ कि भाई आपका जिसका जो डिपार्टमेंट होता है वो अपने डिपार्टमेंट में बिल्कुल फ्री हैंड होकर अच्छे से काम करें। तो सीधी भाषा में कहूँ तो मैं टीम वर्क इस सबसे बेस्ट है। मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ, तो क्रिकेट में पिछले 2005 से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ और मैं करीब करीब 15-17 साल तक मैं टीम का कैप्टन रहा। तो लीड करना कैसे है वो मुझे अच्छे से आता है, कुछ कौन से प्लेयर को कहाँ कैसे एडजस्ट करना है। तो टीम की मैं बहुत विश्वास करता हूँ टीम प्लेइंग में। तो इन बिटवीन मैं ये बात अब करूँगा कि चूँकि आपने अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से एक्सपेंड किया है, मतलब कि आपका एक बड़ा वास्ट अनुभव है और वो वास्ट अनुभव अगर महेश बैंक के साथ जुड़ता है तो काफ़ी महेश बैंक को फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इसी दौरान मैं ये एक बात आपसे और करता हूँ कि जो शेयर होल्डर्स हैं, वो आप पे ट्रस्ट क्यों करें? हम पे ट्रस्ट इसलिए कर सकते हैं कि जो फाउंडर पैनल की टीम हमने उतारी है, मैंने अभी जैसा बीच में कहा था कि कोऑपरेटिव बैंक को हमको पहले समझना होगा। कोऑपरेटिव बैंक एक कम्युनिटी के लिए बनता है, तो कम्युनिटी में कौन लोग कम्युनिटी को अच्छे से पहचान सकता है, एक सामाजिक, एक व्यापारिक, एक संत। तो आप हमारा पैनल चेक करेंगे तो आपको देख लेंगे हमारे चेयरमैन काफ़ी संत स्वभाव के हैं, हमारे काफ़ी सारे मेंबर्स कैंडिडेट्स हैं जिनका सामाजिक तौर पे काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा योगदान है, काफ़ी अच्छे पोस्ट पे है। कैलाश जी डालिया, अरुण बांगड़िया, राजेश मालपानी, ऐसे काफ़ी लोग हैं। और अच्छे बिग व्यवसायी में देखा जाए तो वेणुगोपाल तोतला, तारा मालू या मेरा नाम ले लीजिए, अब काफ़ी सारे लोग हैं अपने, विकास सोमानी। तो ये एक मिक्स कॉम्बिनेशन जो है ना, ये एक समाज के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, बैंक के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, जो समाज के हर तबके को, हर आदमी को अच्छे से जानता है। तो इसके लिए ये पैनल हम बहुत ज़रूरी है और महेश बैंक के लिए बहुत ज़रूरी है कि पैनल आए और एक नया बदलाव लेके आए। अच्छा, ये तो बात हो गई आपके पूरे फाउंडर पैनल को लेकर के कि उस पे क्यों ट्रस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अब ये बात आती है कि आप महेश बैंक की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कौन-सा विज़न रख रहे हैं, जो वास्तव में इसमें विस्फोटक एक तरीके से ग्रोथ ले आए? हमारा सबसे पहला विज़न तो ये है कि अपने समाज के हर आदमी को शेयर होल्डर बनाना है। 18+ के जो भी एलिजिबिलिटी है उसके लिए हमको हर एक को पहले तो शेयर होल्डर बनाना हमारा सबसे पहला विज़न है। ये विज़न ही सबसे बड़ा विस्फोटक है, क्योंकि आज समाज के कई लोग बैकडोर से एंट्री लेते हैं शेयर होल्डर बनने के लिए। अब जब इलेक्शंस आ रहे हैं, आपने पिछले इलेक्शन में भी मैंने देखा, इस इलेक्शन में भी मैंने देखा है, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं बैकडोर से एंट्री होती है, लोगों को कुछ अलग तरीके से शेयर होल्डर बनना पड़ता है। वो समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप जेन्युइन समाज के लोग हैं तो आपको शेयर होल्डर बनाना ही चाहिए। तो ये सबसे बड़ा विज़न है। प्लस टेक्नोलॉजी हमारी सबसे बड़ी रहेगी कि जो आज की तारीख में मैं भी बैंक से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे भी काफ़ी अकाउंट्स हैं, पर आज भी वहाँ पे वेबसाइट में बहुत बड़ा चैलेंज है, काम बराबर होता नहीं है। ये सब चीज़ों में सुधार होगा, बैंकिंग के अंदर सुधार होगा, स्टाफ के अंदर सुधार आएगा,
काफ़ी सारे सुधार की हमें ज़रूरत है, वो 100% आपको आने वाले 2 साल के अंदर दिख के आएगा। मेरी तो रिक्वेस्ट है सभी समाज के सभी बंदों से कि भाई एक मौका एक बार फाउंडर पैनल को देके देखिए, आपको 2 साल के अंदर बदलाव 100% दिख के आएगा इसमें। अच्छा, एक चीज़ मैं आनंद जी आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि इस बैंक में 2 दशकों तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव नहीं आता है, जब पानी ठहरा हुआ होता है ना, उसके अंदर बदबू आना शुरू हो जाती है। और आप तो खुद परिवर्तन में बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं, तो अब आप किस तरीके का बदलाव देखने को महसूस करेंगे कि ऐसा बदलाव आने वाला है इसका? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा नियम है परिवर्तन। जहाँ टाइम टू टाइम परिवर्तन होते रहेगा ना, वहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस और अच्छी चीज़ें निकल के आएगी। दिक्कत क्या होता है ना, अगर कोई भी संस्था में अगर एक ही नेता लगातार कई दशकों तक, भले ही वो कितना ही अच्छा नेता क्यों ना हो, भले ही वो कितना ही अच्छा ना हो, पर दशकों तक अगर वहीं बैठा रहेगा, तो नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा, तो नई चीज़ें बाहर निकल के नहीं आएगी, क्योंकि एक ही सोच के साथ काम होगा। महेश बैंक का भी लेते हैं, अगर वो 4000 करोड़ की टर्नओवर की बात करते हैं, पर सिर्फ टर्नओवर पे फोकस गया। आज बदलाव इतना चेंजेस है समाज में कि आपको टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है, सर्विस सेक्टर पे फोकस करना है, वहाँ पे अपन वीक चल रहे हैं। तो इसलिए चेंजेस बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि हर संस्था में, सिर्फ बैंक बोल के नहीं, कहीं ना कहीं हर जगह पे हमको हर 5 साल 3 साल जो भी उसका टर्म होता है, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। फाउंडर पैनल की खासियत यही है कि हमने जब इससे ज्वाइन किया मैंने इसको, तो इसका सबसे पहला कंडीशन यही था कि कोई भी चेयरमैन एक टर्म से ज़्यादा नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छी बात लगी। और डायरेक्टर्स भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे, 2 टर्म से ज़्यादा डायरेक्टर भी नहीं रहेंगे, वो भी एक था। पर चेयरमैन सबसे बेस्ट पार्ट है कि चेयरमैन एवरी टर्म हमारा चेयरमैन चेंज होगा। आनंद जी, आप ये बदलाव का शंखनाद है, इस नारे के साथ में उतरे हैं, तो जो जनता का रुझान है आपके प्रति वो कैसा है? नहीं, रुझान तो आपने 2020 में ही देख लिया था। 15 में से हमने 5 सीट जीती, 3 सीट आपको मैंने बताया भी था कि हमने कम अंतर से हारी थी फाउंडर पैनल ने। तो रुझान तो 2020 में ही हमारी तरफ था। अगर हम उसी वक्त अगर रुझान सब चीज़ें सही होती थी तो 9 सीट तो हम मिनिमम वहाँ थे। ये बार तो मुझे क्लियर है कि मिनिमम 12, हो सकता है 14 भी पूरी जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पब्लिक के अंदर कहीं ना कहीं क्लियर है कि एक बार नए लोगों को मौका देना है, नए पैनल को मौका देना है। हमारे पैनल में वो पैनल में डिफरेंस ये भी एक बहुत बड़ा है कि भले ही वहाँ पे चेहरे नहीं दिखेंगे आपको सामने वाले पैनल में, पर सोच अभी भी वही उनके ऊपर वही पुरानी सोच है, वही रिमोट कंट्रोल वाली सरकार की तरह काम होगा। क्योंकि आप सामने भले ही हो, पर डिसीजन अभी भी पीछे से ही होता है वहाँ पे। और हमारे पास मैंने देखा है अभी तक लीडरशिप अगर कैलाश जी को दी गई है, कैलाश आनंद जी को, तो बिल्कुल उन्हीं के मार्गदर्शन पे काम हो रहा है। वो जैसे कह रहे हैं वैसे के वैसे 14 कैंडिडेट बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, जो आप जो कह रहे हैं वो शायद एक बड़ा रीज़न इसका पीछे सामने वाले पैनल का ये भी देखने को मिल रहा है कि वो पुराने उन्हीं लोगों की फ़ोटो लेकर के एग्जैक्टली, सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं वही बोलता हूँ ना, यही तकलीफ है कि अगर आप जब नए लीडरों को आगे बढ़ा रहे हैं तो कम से कम उनके उनके विजन से लड़ने दीजिए, या तो अपने में ताकत रखिए कि भाई हम हमारे चेहरे पे लड़ सकते हैं। दिक्कत डिफरेंस वही है फाउंडर पैनल में और अपोजिशन पैनल के अंदर कि हम हमारे चेहरे पे हमारे दम पे लड़ रहे हैं और वो लोग आज भी किसी के चेहरे पे लड़ रहे हैं। डिफरेंस है, वहीं रुझान आपको क्लियर दिख के आ जाएगा। ठीक है आनंद जी, बहुत सारी बातें आपने शेयर करी हैं जो महेश बैंक की ग्रोथ के लिए एक नई कहानी लिख सकती हैं। तो इस खास शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत